प्यारे बच्चों, मैं आशीष केवल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट आपकी। और उसके अंदर पहला जो चैप्टर आपका रहेगा मात्रक और मापन। ये आपके न्यू सेशन के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम बच्चों आपसे बात करते हैं यहाँ पे सेशन जो आपका चल रहा है यहाँ पे 2023 और 24 के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने आपका न्यू सिलेबस रिड्यूस करके दिया है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आपका ये लेक्चर नंबर आज का रहेगा 2, ठीक है। लेक्चर नंबर आपका बच्चों रहेगा ये 2। और जो आपका चैप्टर था बच्चों, ये पहला चैप्टर रहेगा। अब दूसरा चैप्टर आपका नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर बन जाएगा बच्चों आपका? ये पहला, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर बन जाएगा। तो बच्चों आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अगर आपके याद हो जो हम पढ़ चुके थे बच्चों इसमें, तो आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा ये वाला, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों की जो आपकी यूनिट होती हैं, है ना, चाहे लेंथ की बात करें, चाहे द्रव्यमान के बारे में बात करें, मास के बारे में बात करें, टाइमिंग के बारे में बात करें, समय के बारे में बात कर रहे हो बच्चों, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी यूनिट होती हैं। अगर समय ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, और समय बहुत कम होगा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसी लंबाई को नापने के लिए जैसे हम जानते हैं कि सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा सबसे छोटा मात्रक रहेगा, कौन सबसे बड़ी मात्रक रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लेंथ के बारे में बच्चों बात करते हैं इसके बारे में, तो लेंथ के बारे में अगर आप बच्चों यहाँ से देखते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि लंबाई के अलग अगर हम बच्चों बात करते हैं लंबाई के मात्रक क्या होंगे, तो लंबाई के जो छोटे मात्रक होंगे बच्चों वो सेंटीमीटर आता है। और आप जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 सेंटीमीटर में आपके 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 10⁻⁻2 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मीटर आपका इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों आपका 100 सेंटीमीटर जाता है ना, 10⁻2 मीटर के अराउंड जाता है, आप जानते होंगे बच्चों। तो यह हम कह सकते हैं कि मीटर में आपके 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं, या उसको 100 लिख सकते हैं इस तरीके से, या 10 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मिलीमीटर इससे भी छोटा मात्रक होता है, जिसमें आपका आता है 1000 मिलीमीटर, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं, ठीक है। 10⁻³ कितने? 3 मीटर होते हैं, ठीक। और माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोन अगर हम बात करें तो ये और भी छोटा होता है। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। और एंगस्ट्रॉम ये और भी छोटा मात्रक होता है आपका। एक एंगस्ट्रॉम में अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक एंगस्ट्रॉम में आपके 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है बच्चों कि आपकी लेंथ की यूनिट रहेंगी, जैसी यूनिट रहेगी उसके हिसाब से, जैसी लेंथ रहेगी उसके अकॉर्डिंग वैसे ही हम मात्रक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक अन्य विशेष तौर पे नैनोमीटर के लिए बच्चों यहाँ पे 10⁻⁹ लगाएंगे, एक्स यूनिट के लिए 10⁻⁴ लगा के चलेंगे, 10⁻⁴, ठीक है। और एक फर्मी या फेंटोमीटर, इसके लिए 10⁻⁻15 मीटर लगाते हैं। और ये लेंथ का एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। एक बॉन्ड में 10⁻28 मीटर स्क्वायर की एरिया हो जाएगा। एक रदरफोर्ड 10⁻6 बैकुलर हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। एक क्यूरी 3 × 10⁻7 बैकुलर हो जाएगा। एक बार, ये बार यानी बच्चों पास्कल यानी कि प्रेशर के लिए यूनिट इस्तेमाल की जाती है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक टोर 133.29 पास्कल होता है। 1 इंच में आपको इतना मीटर होता है 0.0254 मीटर, है ना, यह 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और एक फुट बच्चों 12 इंच के बराबर होता है। और इसमें अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो वैल्यू निकल कर आती है आपकी 0.3048 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों लेंथ के एरिया के छोटे मात्रक आपको दे रखे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे लंबाई के बड़े मात्रक के बारे में बात करें, है ना, तो लंबाई के बड़े मात्रक में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो किलोमीटर हो जाता है। और एक किलोमीटर बच्चों किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है ना। एक मील किलोमीटर से बच्चों बड़ा होता है। तो एक मील में 1604 मीटर होते हैं। एक खगोलीय मात्रक, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसको एयू भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये बच्चों क्या होती है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी, सूरज से पृथ्वी की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है, उसी को यहाँ पे बच्चों कहा जाता है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक एयू कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक बराबर आपको होता है 1.4960 × 10⁻11 मीटर,
कई बार या कई जगह इसको बच्चों 1.5 भी मान लिया जाता है, 1.5 भी मान लिया जाता है। जैसे हम 9 को हटाएंगे तो अप्रोक्सीमेट में उसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, जैसे बच्चों यहाँ वर्ष लिखा हुआ तो वर्ष का मतलब यहाँ समय, समय से मतलब नहीं होगा यहाँ पे कि वर्ष है तो समय आ गया। वर्ष का अगर प्रकाश वर्ष लिखा है इसका मतलब बच्चों ये आपको लंबाई का मात्रक दे रखा है, ठीक है। तो जो लंबाई की मात्रा आपको दे रखा है उसको कैसे मेजर करेंगे? प्रकाश वर्ष क्या होता है कि अगर हम बात करें, जैसे हम जानते हैं कि जो प्रकाश की स्पीड होती है, आप जानते हो कि प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। तो एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, है ना, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय गए पथ की लंबाई कह दो या पर चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। तो चली गई दूरी कितने वर्ष में? एक वर्ष में कुल सेकंड। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? चाल अगर हम देखें तो चाल आपका जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अगर हमको क्या निकालना, दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर आपका आ जाता है बच्चों चाल गुना समय। अब समय जो चूंकि हम यहाँ बात करें एक वर्ष में, तो इसलिए एक वर्ष के जो समय होगा उसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा एक वर्ष के समय को सेकंड में, तो देन आपको जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन करके आपकी वैल्यू निकल के जाएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ध्यान से समझना है बच्चों, एक खगोलीय मात्रक यानी कि खगोलीय जो आपकी यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है उसको कहते हैं खगोलीय मात्रक, ठीक है। दूसरा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में सूर्य के द्वारा निर्वात में चलेगी दूरी या प्रकाश के द्वारा चलेगी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक क्वेश्चन आपका, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होगा, समय का, द्रव्यमान का, लंबाई का। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि वहां पर प्रकाश वर्ष अगर लिखा है तो प्रकाश वर्ष समय का नहीं होगा। कई बार बच्चे प्रकाश वर्ष यहाँ पे देखते हैं कि वर्ष लिखा है समय होगा, तो प्रकाश वर्ष है लिखा हुआ तो इसका मतलब वो लंबाई का मात्रक होगा, ठीक है। ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पारसेक के बारे में, तो ये लंबाई का बच्चों सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे छोटा मात्रक आपका फर्मी, ठीक है। एक फर्मी में कितना होता है? 10⁻15 मीटर। और पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं बच्चों कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, ठीक है। और लंबाई का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है बच्चों फर्मी, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम पारसेक के बारे में बात करें तो पारसेक क्या है? एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मान लो अगर आपके पास में ये कोई पॉइंट है, पॉइंट को हमने अगर ओ मान लिया बच्चों, ठीक है। ये आपकी जैसे पृथ्वी हो गई, आपने उस पॉइंट को ए मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका सूरज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि सूरज से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, सूरज से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और उसकी वैल्यू जस्ट अभी आपको बताई बच्चों 1.4960 × 10⁻11 मीटर होती है, ठीक है। सूरज से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है बच्चों उसको कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसकी वैल्यू होती है 1.4960 × 10⁻11 मीटर। अब इतनी लंबी दूरी से जब किसी पॉइंट पर केवल 1 सेकंड का कोण बनाता है तो उस डिस्टेंस को बच्चों यहाँ पे बोलते हैं बच्चों पारसेक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। अगर कोण देख लें कि कोण कितना बना था, 1 सेकंड का बनाता है, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना लगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो जो त्रिज्या हो जाएगी आपकी एक तरीके से, जो त्रिज्या निकल के बच्चों यहाँ पर आएगी आपकी, हम एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि वही हमारी पारसेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब चाप की वैल्यू आप एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा को अपॉन में ले जाएं तो यहाँ पे वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 सेकंड, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपने ये लिख दी 1.4960 × 10⁻11 मीटर। और 1 सेकंड को जब डिग्री में बच्चों कन्वर्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा 1/60 × 60 × π/180, देन रेडियन वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। और जब सोल्व करेंगे आप इसको तो वैल्यू आपके निकल जाएगी बच्चों
3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ पर ये बात को समझ पाए होंगे कि ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है और सबसे छोटा मात्रक आपका होता है बच्चों क्या, परमी। इसको कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा आपको 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, चूंकि जैसे इसको 8 को हम 1 हटाएंगे तो यहाँ से एक पहले नंबर आपको लगाना होगा, तो 3.1 मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो होगी लंबाई के बारे में बात। ठीक है, अब जब यहाँ से लंबाई के बारे में बात हो जाती है तो इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों द्रव्यमान के बारे में कि द्रव्यमान के छोटे मात्रक क्या होंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान के सबसे छोटे मात्रक जैसे हम ग्राम में बात करते हैं बच्चों, तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है, और मिलीग्राम बच्चों -6 होता है। ठीक है, मिलीग्राम में -6, अगर कहीं मिलीग्राम लिखा हुआ है बच्चों, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और 1 कैरेट में क्या होता है बच्चों, 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 1 कैरेट बच्चों आपका, सॉरी 1 कैरेट में अगर देखते हैं तो 2 गुना 10⁻⁴ किलोग्राम होता है। ठीक है, के इक्वल होता है। और परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है, तो ये आपके बच्चों 12th क्लास में आप इसको अच्छी तरीके से आके पढ़ेंगे। बस अभी आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसको बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, और शॉर्ट में बच्चों इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं AMU, AMU, या शॉर्ट में केवल इसको U भी लिख सकते हैं, है ना, कि तुल्य जो आपका द्रव्यमान होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू अगर हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है 1.66 इंटू 10⁻27, है ना, किलोग्राम होती है। तो ये वैल्यू आपके हमेशा बच्चों याद रहनी चाहिए। अब देखिए द्रव्यमान के बड़े मात्रक, एक क्विंटल में क्या होता है 10⁻100, यानी कि 100 किलो का एक क्विंटल होता है। और एक मीट्रिक टन में क्या होता है बच्चों 1000 किलोग्राम होते हैं। और एक स्लैग में 14.59 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब चलिए आगे चल लेते हैं। अगर बच्चों हम बात करें समय के बारे में, जैसे हमारा पहला लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान के बारे में हो गया, तीसरा यहाँ पे आपका समय आ गया। तो समय के छोटे मात्रक के लिए बात करें मिली सेकेंड। ठीक है, तो एक मिली सेकेंड में आपको 10⁻³ सेकेंड होता है। एक माइक्रो सेकेंड में बच्चों 10⁻⁻6 सेकेंड होता है ना। ऐसी नैनो में -9 लग जाएगा, पीको में -12 लग जाएगा। और एक शेक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि एक शेक सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप याद रखें। आप बताएंगे बच्चों 10⁻⁸ सेकेंड होते हैं। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें बच्चों समय के मात्रक के लिए, तो समय के मात्रक देखिए बड़े मात्रक अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और एक दिन में 24 गुना 60 गुना 60 यानी कि 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, और एक वर्ष में इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड। चूंकि एक दिन में यानी 365 दिन को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो 365 गुना 24 घंटे, घंटे को बदलेंगे मिनट में यानी कि 60, और मिनट को बदलेंगे सेकंड में 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ये मात्रक आपके सामने आ गए हैं, और इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। छोटे से बड़े की तरफ ये ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऐसे बढ़ रही है और ये वैल्यू इस तरीके से बढ़ रही है, अगर हम शेक को छोड़ दें केवल। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों किस तरीके से। चलिए, अगर नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत तो अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे आगे चल लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका आ जाता है त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, आपको इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा पता होना चाहिए कि त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे निरपेक्ष त्रुटि है, अपेक्षित त्रुटि है और प्रतिशत त्रुटि है। तो मेन तो 3 ही त्रुटि हमारे पास में है, और एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों इससे रिलेटिव आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे निरपेक्ष त्रुटि कहता है एब्सोल्यूट एरर, है ना, तो क्या होता है कि किसी वस्तु के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर निकल कर आता है बच्चों, उसी को यहाँ पर बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक माप, है ना, और व्यक्तिगत रूप से मापे जाने वाले व्यक्तिगत माप हम कह सकते हैं यानी कि प्रायोगिक मान। ठीक है, वास्तविक मान जो रियल में वैल्यू होती है के मान से प्राप्त मात्रा के बीच के अंतर को परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, उसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान का माध्य मान को यहाँ पे इसलिए लेके चलते हैं बच्चों कि अगर आपको बहुत सारे मान दे रखे हैं, वहां पे कोई आपको वास्तविक मान ना दे रखा हो, तो माध्य मान को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तथा भिन्न भिन्न
परीक्षणों में से उसके व्यक्तिगत मान A1 A2 A3 इस तरीके से मान लो अगर हैं, तो मापन में निरपेक्ष त्रुटि जो निकल कर आती है बच्चों, वो कैसे निकल कर आती है। मतलब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझूं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे जी की वैल्यू होती है, अब जैसे जी का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि 9.8 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया इसका वास्तविक मान। और मान लो हमने कोई इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया और एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकल कर हमारी आती है वो मान लेते हैं कि 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आती है। देन अगर आपसे बोला जाए कि निरपेक्ष त्रुटि बताओ, तो हम इसको निरपेक्ष त्रुटि बताते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू निकल कर आती है दोनों का रेशो, ठीक है, और वो भी मोड के अंदर। मोड का मतलब होता है कि वैल्यू चाहे प्लस की हो माइनस की हो, लेकिन निरपेक्ष त्रुटि आपकी हमेशा बच्चों प्लस में ही निकल कर आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आएगा 9.8 माइनस एक्सपेरिमेंट वैल्यू 9.9, तो माइनस के 0.1 आ जाएगा। लेकिन जब इसकी वैल्यू को देखेंगे, है ना, यानी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जी, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों इस तरीके से किया जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास केवल एक ही वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों आपके पास में उपस्थित हो। लेकिन यदि किसी वैल्यू की आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ना दी जाए, केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी जाए, सपोज इस तरीके से कि आपको बोला कि हमने कोई जी के एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकाली, तो उसकी वैल्यू निकल गई G1 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई तो 9.8 निकल कर आती है। फिर दूसरी आपकी निकल के आती है मान लो 9.9 निकल कर आती है। तीसरी मान लो आपके सामने निकल के आती है 9.7 निकल कर आती है। और चौथी मान लो आपके सामने 10 निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपके सामने कुछ वैल्यू निकल कर आ जाती है और आपसे बोला जाता है कि बताओ कि निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, तो पहले आपको इसका माध्य मान निकालना होगा। और माध्य मान निकालने के लिए आप इन सबको जोड़ेंगे, तो G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 अपॉन में जितने नंबर होंगे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे देखें बच्चों, यहाँ पे आपने इस बात को करा होगा यहाँ पे। अब जब इस बात को करते हैं यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू निकल कर जाती है इस तरीके से, यानी कि माध्य मान जो निकल कर आपका आएगा 9.8 प्लस 9.7 या 9.9 है, प्लस 9.7 प्लस के 10 हो जाता है, अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, 9 और 8 7 17, 17 और 7 24 का 4 का, है ना, 24 का 4 का लगा 2, 9 27 और 2 29 और 10 29 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 39, तो 39.4 आ जाएगा, ठीक है। जो उसको भाग करेंगे तो वैल्यू देखिए 4 निम 36, है ना, 36 हो गया। अब इसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बच जाएगा, 3 इसमें जाएगा 34 हो जाएगा, पॉइंट लगा के लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है, बचेंगे 2 यानी कि 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है ये माध्य मान की, वो आती है 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका अब जो बन जाएगा, जो माध्य मान निकल कर आया है, इसको कह देंगे वास्तविक मान, ठीक है। तो कितनी वैल्यू निकल के आई थी बच्चों, जैसे अभी आपके यहाँ पे ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई थी माध्य मान की 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बच्चों मान के चल लेंगे क्या, वास्तविक मान, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब आपको वैल्यू बच्चों इस तरीके से निकालनी होगी कि माध्य मान को ही वास्तविक मान लिया जाता है, देन इस तरीके से अगर आपके पास में यहाँ पर आता है कोई पहला एक्सपेरिमेंट होगा, तो डेल्टा A1 यानी कि इसके रेस्पेक्ट में जब आपको निकालनी होगी निरपेक्ष त्रुटि, तो आप उसमें से वास्तविक मान को घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास में होंगे आप उनको करते चले जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे जैसे 3 दिखा रखे हैं, मेरे पास बच्चों यहाँ पे 4 थे, तो मैं एक बार और लिख लूँ यहाँ पे, है ना, इसको यानी कि डेल्टा A4 इज इक्वल टू आपका जाएगा A4 माइनस के A माध्य मान। बस फर्क क्या होगा बच्चों, जहां पर A लिखा है वहां पे A की जगह हम क्या लिख देंगे, G लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप आखिरी तक चले जाएंगे, ठीक है। और जब बच्चों आप आखिरी तक चले जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी कि उपयुक्त प्रकार से डेल्टा A का मान कुछ प्रेक्षणों के माध्यम से धनात्मक हो सकता है तथा कुछ प्रेक्षणों के लिए ऋणात्मक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A का मान सदैव कैसे लिया जाएगा बच्चों, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और इसका भी माध्य मान ले लेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य
निरपेक्ष त्रुटि इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे चलेते हैं। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के जो अंतर होगा, है ना, या आप यहाँ पर कह सकते हैं मापित मान की माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, यस के माध्य मान डेल्टा ए के मापित मान के वास्तविक मान का अनुपात। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों, आपका आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि मतलब किस तरीके से, जैसे अभी आपने देखा कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई थी। स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों हमारे पास में थी 9.8, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आई थी, 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बच्चों आपको मैं। अब जब यहाँ से निकाला हमने निरपेक्ष त्रुटि तो वैल्यू आपकी आई 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपको बच्चों बात करनी है यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि की, आपेक्षिक त्रुटि के बारे में, तो क्या लिखेंगे, है ना, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। वास्तविक मान कितना था, जी स्टैंडर्ड। ठीक है, का जो रेशो निकलेगा यानी कि 0.1 अपॉन में 9.8। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो निकल कर आएगी वो आपकी हो जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, और प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, आपेक्षिक त्रुटि में बच्चों बस 100 गुना कर देनी है, और 100 गुना करते ही आपको जो मिल जाएगा बच्चों वो प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। और यह हम कह सकते हैं प्रायोगिक मान से कि वास्तविक मान अंतर प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से जब आप कर लेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर उसकी प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। अब जैसे आपसे ये यहाँ पर कहा जाता है कि त्रुटियों का संयोजन, तो त्रुटियों का संयोजन बच्चों यहाँ पे 2-3 तरीके से होता है। एक योग में होता है, एक डिवाइड मतलब माइनस में होता है कि जब हम वैल्यू को घटाते हैं तो देन उसकी वैल्यू कैसे निकल कर आती है, और अगर आपको वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हो तो देन उस केस में आप वैल्यू को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ बच्चों हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि हमारे पास कोई यंत्र होगा, उस यंत्र के पहले तो हम बात करते हैं योग में, राशियों के योग में त्रुटि। तो हमने मान लिया बच्चों कि हमारे पास मापित मान ए और बी है। जब हमने इन मापों को माना तो इस मापों को मानने में त्रुटियां हो सकती हैं बच्चों, या तो प्लस में हो सकती है माइनस में हो सकती है। तो मापित मान क्रम से आपका जाएंगे यहाँ पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, जहां पर डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या होंगे बच्चों, ए और बी के मान में निरपेक्ष त्रुटि होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास में कोई एक यहाँ पर भौतिक राशि जेड है ना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास ये जेड है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जेड के मान में जो वास्तविक मान होना चाहिए बच्चों वो ए प्लस बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसके मान में त्रुटि देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या देंगे, डेल्टा जेड बराबर आपका जो होगा वो क्या होगा, मेजर वैल्यू की अगर बात करें बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रियल मान होगा, है ना। जब ये रियल मान होगा तो हम एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों की जो मेजर वैल्यू होगी, तो मेजर वैल्यू आपकी आ जाएगी, मेजर वैल्यू ए और बी की भी मेजर वैल्यू निकल कर जाएगी। ठीक है, अब जब इनको यहाँ रखा जाएगा तो आप देखिए क्या रखा जाएगा, जब जेड को यहाँ पे रखते हैं बच्चों जेड आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जैसे ए के मान को जब मापा गया तो उसमें प्लस माइनस डेल्टा बी एरर था, उसी तरीके से जेड को नापा जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इसमें बच्चों एरर आ जाएगा। अब एक की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे तो आपका आ जाएगा ए ये वाला, आपका आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू आपका यहाँ पर ए को एक साथ ले लेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस नहीं जाएगा बच्चों यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आपका प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों एक इस वाले को और एक इस वाले को एक साथ जो ले लेंगे यहाँ पे तो आपका जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू आपका जाएगा ए प्लस बी, है ना, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया। ठीक, अब अगर ये बात समझ में आ गई बच्चों आपके तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
ये जो जेड था आपका, जेड की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए प्लस बी। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे ए प्लस बी लिखा जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू आपका आएगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बच्चों आपकी वैल्यू ये वाली यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं जेड के मान में अधिकतम निरपेक्ष निरपेक्ष त्रुटि है ना, निरपेक्ष त्रुटि। तो जो बच्चों माइनस के जो चिन्ह थे वो सारे बच्चों जैसे शब्द लगता है ना अधिकतम, तो उसमें जितने बच्चों चिन्ह माइनस के हैं उसको आपका आप हटा देंगे, तो आपका जाएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरीके से बच्चों आपके सामने वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि अगर योग होता है तो उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि होगी आपकी वो दोनों त्रुटियों में योग के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर लेकिन अगर अंतर होता है देन उस केस में क्या होगा। तो अंतर के लिए मेजर वैल्यू बच्चों हम क्या लगा के चलेंगे, जेड एम इज इक्वल टू आपका ए एम मेजर वैल्यू बी एम। ठीक है, मान यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ रखा जाएगा तो उसके लिए क्या रखा जाएगा बच्चों, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड यहाँ पर रखा जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मेजर वैल्यू चूंकि कम ज्यादा हो सकती है, माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा है प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको जब खोलेंगे बच्चों तो आपका आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। जब बच्चे माइनस जाएगा अंदर तो चिन्ह बदल देगा, यानी कि जो बी प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस का तो नीचे वाला प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। अब इनको साथ रखेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू आपका ए माइनस के बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब फिर आप यहाँ से इस मान को जब यहाँ रखेंगे तो आपका आ जाएगा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस के बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चों, आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाता है बच्चों प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। चिन्ह ऊपर जा रहा है माइनस का, लेकिन जब जेड के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए बच्चों अधिकतम के लिए यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह थे उन सबको छोड़ दिया जाएगा, तो आपके पास निकल कर आएगा डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, निरपेक्ष त्रुटि हमेशा उनके मानों में अलग अलग त्रुटि के योग की इक्वली होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वैल्यू यही निकल कर आई है, जब माइनस का था और जब प्लस का था तब भी वैल्यू आपके सामने यही निकल कर आई है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके सामने गुना हो रही है तो गुना होने के केस में आपको कैसे करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास में सामने गुना हो रही है तो देन उस केस में आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो गुना करने में क्या होगा कि मान के चलेंगे कि ए इंटू बी यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर आपने जेड के मान में रख दी वैल्यू, तो प्लस माइनस हो सकता है, फिर ए की वैल्यू को रख दी, बी की वैल्यू को रख दी, आपने इसके बाद गुना कर दी, ए की गुना इसमें करी तो ए भी आ गया है ना, फिर इसके आपने इसमें करी तो आपको ए प्लस माइनस डेल्टा भी आ गया, फिर आपने इसकी इसमें करी है ना, फिर आपने इसकी इसमें करी तो आपका आगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपने फिर इसकी इसमें करी, सॉरी आपने फिर हाँ इसकी इसमें करी, तो दोनों की गुना करके आपका यहाँ पर ये आगे निकल के। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरीके से, तो हम बच्चों कह सकते हैं कि हमारे सामने जो निकल कर आया वो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस
ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी निकल कर आ गया। ठीक है, अब जो समीकरण नंबर 1 थी, समीकरण 1 से जेड बराबर आप ए बी नहीं रख सकते यहाँ पे, तो इस जेड के लिए क्या रखेंगे, ए बी। तो जैसे ही आपने ए बी रखा तो आपके सामने आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, अगर ये बात आपके बच्चों समझ में आ गया तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया बच्चों, तो आप देखिए क्या बच जाता है आपके पास में, आप उसको नोट कर लेंगे। प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, फिर आप लिखेंगे चूंकि डेल्टा ए व डेल्टा बी बहुत छोटी माप है, इसलिए डेल्टा ए डेल्टा बी को क्या कर लेंगे बच्चों, नगण्य, चूंकि ये और भी छूट जाएगी, नगण्य मान लेने पर, नगण्य मतलब 0 मान लेंगे। अब जैसे बच्चों 0 मान लिए तो यानी कि यहाँ से खत्म हो जाएगा, और जब ये बच्चों यहाँ से खत्म हो जाएगा तो आपके सामने बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो इसके बाद आपको करना क्या है, जेड के मान में भिन्नात्मक त्रुटि के लिए बच्चों आपको जेड से दोनों पक्षों में भाग कर देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड आपके सामने जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन में जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन में जेड। ठीक है, और आप जानते हैं बच्चों की जेड की वैल्यू क्या थी, जेड बराबर बच्चों आपका ए बी था, चूंकि इंटू में चल रहा था, तो जेड की जगह आप बच्चों क्या रख देंगे, यहाँ पे केवल ए बी रख देंगे। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू आपके सामने प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन में ए बी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, है ना। तो देखिए जेड के मान में क्या बच जाती है, भिन्नात्मक, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर आपके पास सामने बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी, ये बच जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें अधिकतम के लिए, तो देन उस केस में आपको क्या करना होगा, जब आपसे कहा जाता है कि जेड के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो उसके लिए माइनस के चिन्ह को आप हटा देंगे, तो बचेगा डेल्टा जेड अपॉन में जेड। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे आप मैक्सिमम इज इक्वल टू आपके सामने बचेगा डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। इस तरीके से बच्चों आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से इसको इस तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब बच्चों अगर इसके बारे में बात करें सार्थक अंक क्या होते हैं, तो ध्यान से इसको देख के चलेंगे कि सार्थक अंक बच्चों इसमें बताया क्या गया है। ठीक है, कि कोई भी जब किसी माप को मापते हैं तो उसमें एक संदिग्ध अंक रहता है। ठीक है, सपोज हमने कोई वैल्यू को मेजर किया और वैल्यू को मेजर करने के बाद उसकी लेंथ निकल 2.54 निकल कर आती है। ठीक है, अब इसमें जो 2.5 है वो तो क्लियर है ना, वो तो एक्चुअल में है 2.5 जो लेंथ होगी वो तो है ही, लेकिन जो 4 नंबर होता है ये वाला, ये डाउटफुल नंबर होता है, क्योंकि इसकी जगह 3 भी हो सकता है ना, लेंथ को जब हम मेजर कर रहे होंगे वो उसकी जगह आपका एक 5 भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो आपका होता है ये संदिग्ध अंक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही आपके? तो उसी अंक को यहाँ पे बच्चों सार्थक अंक कहते हैं, जो किसी माप की यथार्थ माप को बताते हैं, विश्वसनीय अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। तो किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि को एक सीमा तक ही यथार्थपूर्वक मापा जा सकता है, अतः राशि को अंकों की सहायता से व्यक्त करते समय केवल उतने ही अंकों का प्रयोग किया जाता है
जितने की उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत आते हैं। ये अंक विश्वसनीय अंक कहलाते हैं जिसकी माप यथार्थता से किया गया है। जब किसी राशि को उक्त नियम के अनुसार व्यक्त किया जाता है तो उस राशि के दाईं ओर का अंतिम अंक, दाईं ओर यानी कि राइट साइड है ना, पास में दाईं ओर यानी कि राइट साइड का अंतिम अंक केवल एक अंक संदिग्ध अंक होता है। जैसे ये वाला, अगर जैसे मैंने बताया आपको 4 जो नंबर होगा वो डाउटफुल केस होगा। सपोज अगर आप कोई लेंथ को मेजर करते हैं और आपके सामने निकल कर आती है, अगर हम मान लो कि 3.596 निकल कर आता है, ठीक है, तो हमारे पास में 59 तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन ये जो 6 वाला नंबर होगा ये डाउटफुल नंबर होता है। ये 7 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ठीक है। अतः किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक कहते हैं। यानी कि जितने भी अंक उसके अंदर होते हैं और जो आखिरी का संदिग्ध अंक होगा बच्चों, वो सारे सार्थक आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो सार्थक अंकों को बच्चों ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। ये नियम आपको याद होने चाहिए, आपको नियम पता होने चाहिए। तो देखिए क्या नियम है। पहला नियम ये कहता है कि पहला नियम बच्चों आपसे कहता है कि जितने भी आपके अशून्य अंक हैं, अशून्य अंक जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, तो जितने भी हमारे पास अशून्य अंक यानी कि अशून्य वाला नॉन जीरो डिजिट, यानी कि आप देख पा रहे हैं 9 नंबर, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी ये 9 नंबर में से कोई भी नंबर आते हैं, जितने भी आएंगे वो सारे के सारे बच्चों आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे राशि अगर हम देखें 8696 में कितने अंक होंगे, चूंकि इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, है ना, तो उसमें बच्चों 4 अंक होंगे। अगर हम देखें 636 में 3 अंक आ रहे हैं तो उसमें सार्थक बच्चों 3 होंगे। और हमारे पास देखो यहाँ पर पॉइंट भले दे रखा हुआ, लेकिन सारे के सारे आपके नॉन जीरो डिजिट है, 215.75 यानी कि 21575, तो टोटल कितने अंक हो गए 5। तो इसलिए इसमें सार्थक कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई भी वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है कि 1224 है ना, तो उसमें कितने अंक होंगे बच्चों, 4 होंगे। 786 कितने अंक होंगे बच्चों, 3 होंगे, ठीक है। पास समझ में आ रही आपके 787 424 है ना। तो देखिए इसमें सारे के सारे नंबर जो आपके पास में वो नॉन जीरो डिजिट हैं, तो टोटल काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो सार्थक कितने हो जाएंगे बच्चों, उसमें 6 हो जाएंगे। इस तरीके से पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है। दूसरा, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य भी बच्चों सार्थक काउंट किए जाएंगे। यानी कि अगर मान लो अब अगर मैं इसके बीच में एक जीरो यहाँ पे डाल दूं, एक जीरो में यहाँ पे डाल दूं, तो आपसे पूछूं कि कितने सार्थक अंक होंगे, तो 1 और 2 है नॉन जीरो डिजिट, 0 0 है, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा बच्चों वो भी काउंट किया जाएगा। अब टोटल कितने अंक हो जाएंगे इसमें सार्थक, 6 हो जाएंगे। अगर मान लो मैं जीरो यहाँ डाल दूं तो कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें 4 हो जाएंगे। इसमें अगर जीरो यहाँ डाल दूं तो बच्चों कितने हो जाएंगे, इसमें 7 हो जाएंगे। यानी कि ये वाला जीरो भी सार्थक अंक में बच्चों काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 2 और 3, तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इसके बीच में 2 जीरो आ रही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखें नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो 2 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे बच्चों इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सार्थक आपको काउंटिंग करनी है। तीसरा पॉइंट, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पूर्व, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्यंक नहीं है ना, यानी कि कोई जीरो बच्चों आपकी दशमलव से पहले कोई अंक है ही नहीं, पूर्व यानी कि पहले, अर्थात संख्या का मान 1 से बहुत कम है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंकों में काउंटिंग नहीं किए जाते। एग्जाम्पल देख लें, जैसे हमारे पास में कोई एग्जाम्पल ये वाला है, इस पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं, तो पॉइंट के बाद जितने जीरो होंगे वो काउंटिंग नहीं किए जाएंगे। तो इसका मतलब 35 में कितने अंक होंगे, केवल 2। इसमें देखें 0.0 से पहले कोई अंक नहीं है, तो यानी कि जीरो के बाद जो पॉइंट जीरो आ रही है, सॉरी पॉइंट के बाद जो जीरो आ रही है वो काउंटिंग नहीं की जाएगी, अंतिम अंक काउंट किए जाएंगे 1 2 3, तो 3 आया, ठीक है, या 5 होंगे तथा 3 केवल बच्चों यहाँ पर आपके जो अंक होंगे इसमें 2 सार्थक अंक हो जाएंगे, इस वाले में बच्चों आपके 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं बच्चों।
तो जैसे आगे कहता है कि यदि किसी संख्या में दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे आप देखिए पॉइंट्स पहले 1 आ गया, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंक शून्य व अशून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो सारे अंक बच्चों सार्थक अंक कहलाएंगे, यानी कि अंतिम वाले जीरो भी सार्थक अंक में बच्चों काउंट किए जाएंगे। तो देखें यहाँ पे कितने जाएंगे, दशमलव से पहले अशून्य अंक है 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 नंबर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर आ गया। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सार्थक अंकों को निकालने के लिए। ठीक है, और भी बच्चों इसके नियम है। दशमलव रहित पूर्व संख्या के दाईं और अंत में आने वाले शून्य भी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। यानी कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ और अंत में कोई शून्य आ जाते हैं तो काउंटिंग नहीं किए जाएंगे। जैसे अगर आप देखें इसमें 124.00 सेंटीमीटर, तो 124 में केवल ये वाले काउंटिंग जाएंगे नहीं, 3 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, और इसमें अगर बात करें बच्चों, तो इसमें बच्चों यहाँ पे आपका 3 ही लिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपके सामने कोई भी दशमलव रहित पूर्ण संख्या के दाईं ओर के और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी कि जो बाद के जीरो होंगे बच्चों वो काउंटिंग में नहीं लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो रही है, तो इस केस में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मिसप्रिंट आपके सामने हो रही है यहाँ पे ये वाली, उसमें किस तरीके से क्या लिया जाएगा, इसमें 3 हो जाएंगे बच्चों, इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, और आगे देखें नंबर 6 में, कि 10 की घात में गुना के रूप में लिखे जाने वाले पर सार्थक अंकों में काउंटिंग नहीं होती। यानी कि जो काउंटिंग ये वाले नंबर है काउंटिंग में नहीं लिए जाएंगे, ये वाले भी नंबर आपके काउंटिंग में नहीं लिए जाएंगे। तो इसमें बच्चों सार्थक हो जाएंगे 2, इसमें बच्चों सार्थक हो जाएंगे 2। ठीक है, और इसमें बच्चों सार्थक आपके 2 ही हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला काउंटिंग में नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक में सार्थक आपके कितने दिखा रखे हैं, 2 दिखा रखे हैं। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे किसी भौतिक राशि माप में दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। यानी कि जैसा आपका नंबर दे रखा है बच्चों यहाँ पे, तो उस केस में अगर आप देखें यहाँ पे काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 नंबर हैं, तो दशमलव को अगर आप स्थिति बदल देते हैं तो ये तो वैसे भी काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो अब भी इसमें सार्थक बच्चों 5 ही रहेंगे, यहाँ पर भी 5 रहेंगे, यहाँ बच्चों यहाँ पर भी 5 ही रहेंगे। ठीक है, और जितने आपके कांस्टेंट होते हैं ये वाले किसी समीकरण के गुणक या विभाज्य कारक यथार्थ होते हैं और उसमें अनंत सार्थक होते हैं। यानी कि d बराबर जैसे 2r है या s बराबर 2πrh है, में जो गुणांक 2 है एक यही सार्थक अंक आपका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सार्थक अंकों की यहाँ पर पहचान की जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो बच्चों किस तरीके से आपके सामने पूछा जाएगा। आपके सामने वाला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला आ गया और आपसे कहा गया कि बताओ कि निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो केवल इसमें बच्चों एक नंबर जाता है, तो इसमें होगा 1, है ना। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं केवल इसमें संख्या जो होगी वो 1 हो जाएगी। इसमें देखें बच्चों तो पॉइंट के बाद दशमलव लग रहा ना, तो अंतिम वाले भी काउंटिंग किए जाएंगे। तो इसमें बच्चों कितना निकल कर आएगा, इसमें 4 निकल कर आएगा, इसमें बच्चों 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखें तो केवल ये वाले काउंटिंग नहीं की जाएंगे, तो काउंट नंबर कितने बच्चों यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों 4 निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्याओं को बच्चों ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर अभी क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग बताया गया था कि डिस्टेंस के बारे में, कि लंबाई को मापने के लिए हमारे पास अलग अलग मात्रक होते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है। एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, पारसिक दूरी का मात्रक, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि बार्न इसका लंबाई का मात्रक आपका बच्चों नहीं होता है। पारसिक इसका मात्रक होता है, दूरी का होता है। ठीक है, और नाभिकीय त्रिज्या जो आपकी 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, इसे व्यक्त करने के लिए कौन से मात्रक का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, फर्मी, यानी कि ये सही होगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, समय का, वेग का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश वर्ष, तो ध्यान रखेंगे समय का नहीं होता,
दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।